गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हम पूछेंगे कि कितने लोग यहां बेरोजगार हैं, तो आप में से अधिकांश लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि बेरोजगार है। हो सकता है सामाजिकता के आधार पर, प्रचलन के आधार पर आप कह सकते हैं कि आप बेरोजगार हैं, पर इकोनॉमिक्स की भाषा में आप बेरोजगार नहीं हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में आप बेरोजगार इसलिए नहीं हैं कि मान लीजिए आप यहां रहकर तैयारी कर रहे हैं। अब यहां रहकर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जिस पर आप निर्भर हैं, वो आपको पैसा क्यों भेजते हैं? जी बिल्कुल, वो आपको पैसा यहां पर रहने, खाने, पीने और अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। अब जैसे ही रहने, खाने, पीने और अध्ययन के लिए आपको भेजते हैं, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि आपका काम है यहां पर रहकर प्रिपरेशन को तैयार करना या अपने आप को प्रिपरेशन के लिए, परीक्षा के लिए तैयार करना। अर्थात आपका वो काम है जिस काम के बदले में आपके पेरेंट्स के द्वारा जो है मजदूरी प्रदान किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि तनख्वाह पूरा लेते हैं और काम को पूर्ण नहीं करते हैं। काम को, आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर टालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जिसके लिए तनख्वाह प्राप्त करते हैं उस काम को ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करें। अब आते हैं यहां से किस तरह का सवाल वगैरह पूछा जाता है, क्या सवाल उठते। काफी छोटा टॉपिक है बेरोजगारी। यहां से सवाल बेसिकली 3 से 4 तरह का ही सवाल बनता है। जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। आपसे सवाल पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। कुछ इस तरह से सवाल उठते हैं। इसके अलावा जो सवाल बनता है वो पूछता है बेरोजगारी का आंकलन भारत में किसके द्वारा किया जाता है, विश्व स्तर पर बेरोजगारी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। यही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 पॉइंट सवाल के संदर्भ में है, इसलिए हम कह सकते हैं काफी छोटा टॉपिक। छोटा होने के बावजूद भी सवाल यहां से पूछा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी, ये छोटे छोटे टॉपिक। तो पहले बेरोजगारी को जानते हैं तो अब गरीबी को जानेंगे। बेरोजगारी शब्द या गरीबी शब्द आधुनिक काल में कहेंगे तो 1929 के मंदी में प्रारंभ हुआ था। 1929 और 30 के बीच में मंदी आया हुआ था। मंदी कहा जाता है वैसी स्थिति जब बाजार में वस्तु उपलब्ध हो और खरीदार न हो या कम हो, तो इस स्थिति को हम मंदी कह सकते हैं। बाजार में वस्तु उपलब्ध हो और खरीदार ना हो, कम हो, तो इसे हम मंदी कह सकते हैं। विश्वव्यापी मंदी जो है यह 1929-30 के वित्तीय वर्ष में आया था। विश्वव्यापी कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में दिखलाई पड़ता है। अधिकांशतः आपका सवाल विश्वव्यापी मंदी में यही रहता है। हाल फिलहाल शब्द जोड़ दे, वर्तमान शब्द जोड़ दे, तब विश्वव्यापी मंदी जो है वह 2007-8 के वित्तीय वर्ष में आया था। 2007
7-8 के वित्तीय वर्ष में वर्तमान और हाल ही सब होता क्या है, यह मंदी अमेरिका में दिखलाई पड़ता है। अमेरिका होता क्या है, उस समय अमेरिका में अमेरिका में विश्वव्यापी मंदी आता है। अमेरिका में एक बैंक था, लेमन ब्रदर्स बैंक। लेमन ब्रदर्स बैंक जो था अमेरिका का, वह लगभग 300 साल पुराना बैंक, 300 साल पुराना बैंक होने के कारण काफी प्राचीन बैंक इसको कह सकते हैं। काफी प्राचीन बैंक जो था, तो यहां से उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी लोगों ने लोन ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर करने का मतलब समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अपार्टमेंट वगैरह का गठन कर दिया गया। ये सारा कुछ होता है, होने के बावजूद उसके खरीदार नहीं होते हैं। तो उसके खरीदार नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि जो भी लोग लोन लिए होंगे वो वापस पैसा नहीं करेंगे। और जब वो लोग वापस पैसा नहीं करेंगे तो बैंक की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। और बैंक की स्थिति खराब होती है तो बैंक क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। और जिसका प्रभाव विश्वव्यापी दिखलाई पड़ता है, यहां तक कि भारत में भी दिखलाई पड़ता है। उस समय भारत के भारतीय विदेशी बैंक आईसीआईसी बैंक का काफी दयनीय स्थिति हो चुका था। जो भी लोग इन्वेस्ट किए थे सभी लोग चाह रहे थे कि इससे पैसे निकाल लें, क्योंकि यह करप्ट हो सकता है। उस समय अमेरिका का अधिकांश पैसा इसमें इन्वेस्ट था। तब मंदी समझ गए, विश्वव्यापी मंदी कहे, ये से ऑप्शन में ना हो तो आंसर जाएगा आपका 1929। विश्वव्यापी मंदी कहे और ऑप्शन में वर्तमान शब्द जोड़ दे तो 2007 इसका जाएगा। अब मंदी से जन्म हुआ गरीबी और बेरोजगारी का। जैसे ही मंदी आया, तब मंदी आने के बाद कह सकते हैं कि कई ऐसे वर्ग होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिन लोगों का नौकरी क्या हो गया, समाप्त हो गया, या पहले की अपेक्षा उन्हें कम आय का स्रोत बना। जैसे समझने के लिए, इसको हम मंदी से जोड़ नहीं सकते हैं, पर समझने के लिए अभी पिछले 1-2 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना जो आया था उसको हम वर्ल्ड पैंडेमिक या विश्वव्यापी जो है बीमारी या रोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी आई थी जिस बीमारी के कारण विश्व के सभी देश जो हैं वह अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर सके। ऐसी स्थिति हुई कि कई ऐसे रोजगार में कार्यरत लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए और उसका प्रभाव अभी तक दिखलाई पड़ता है। अगर आप नीति आयोग का वर्तमान का रिपोर्ट देखे होंगे लोग, तो देखे होइएगा लगभग 4-4.5% गरीबी जो है उसमें वृद्धि हुई है। बिहार के संदर्भ में लगभग 50% लोग जो हैं वो गरीब कहलाने लगे हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा। अब ये समझाने के लिए हमने उदाहरण दिया। मान लीजिए यह मंदी आई तो हमने कहा इसका और इसका उत्पत्ति हुआ। इसलिए उत्पत्ति हुआ कि जैसे ही मंदी आया तो आने के बाद जो लोग थे कार्यरत उसकी संख्या में क्या गई, कमी आ गई। तो उसके रोजगार का क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया उसका रोजगार। और उसका रोजगार समाप्त हो गया तो उसका जमा पूंजी का ही वो उपयोग करने लगा। तो जमा पूंजी का उपयोग करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय में जमा पूंजी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जन्म हो जाएगा किसका, गरीबी का। नौकरी चला गया तो जन्म हो गया किसका, बेरोजगारी का। तो अर्थात इतनी बातों को समझकर हम यह बात कह सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि विश्वव्यापी मंदी के ही कारण बेरोजगारी और गरीबी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
तब बेरोजगारी कहते किसको है? बेरोजगारी। इसके लिए 3 चीज जिम्मेदार है। पहला है आपका योग्यता, दूसरा है इच्छा। योग्यता, इच्छा, योग्यता, इच्छा, और एक है आपका योग्यता, इच्छा, और योग्य होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, क्षमता। ये 3 चीज भी बेरोजगारी में वृद्धि करने का काम करता है। जैसे कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करना चाहता है एक निश्चित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है, और उस व्यक्ति को यदि वह निश्चित मजदूरी पर कार्य प्राप्त न हो तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। पुनः दोहराते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक निश्चित मजदूरी पर कार्य करना चाहता है और यदि उसे कार्य प्राप्त न हो तो उसे हम बेरोजगार कहें। हमने कहा बेरोजगारी में यह 3 मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे समझने के लिए कि एक डॉक्टर के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, अर्थात वह योग्य है, पर उसकी इच्छा नहीं है कि वह डॉक्टर नुमा कार्य को संपन्न करे। उसके पास क्षमता भी है, योग्यता भी है, पर इच्छा नहीं है, कार्य संपन्न होगा नहीं। जैसे समझने के लिए आपको कई दफा हमारे द्वारा, अन्य शिक्षक वर्ग के द्वारा, घर के द्वारा समझाया जाता है कि आप क्या करें, आप कैपेबल हैं, आप मेहनत करेंगे तो जरूर ही सफल होंगे। ये सारा चीज आपको समझाया जाता है, पर आपकी इसमें जागृति नहीं होती है। आप कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं? नहीं करते। तो यहां पर वही सवाल है कि इस 3 में से किसी एक चीज का भी प्रभाव दिखलाई पड़ेगा तो हम वहां कह सकते हैं कि बेरोजगारी में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तो योग्य था, क्षमता था, इच्छा नहीं था, कार्य संपन्न नहीं। ये दोनों, मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हम साइंटिस्ट बन जाएं, हमारी इच्छा है कि हम साइंटिस्ट का कार्य करें, इच्छा है, कैपेबल भी है, क्षमता भी हमारे पास, लेकिन उसकी जो योग्यता है, हो सकता है योग्यता कहने का मतलब कि वो कम से कम साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए या साइंस में पीजी होना चाहिए, और हमारा वो क्षेत्र ना होकर कोई अन्य क्षेत्र में पीजी है या ग्रेजुएशन है, तो क्या हम साइंटिस्ट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इच्छा है, क्षमता है, योग्यता नहीं है तो क्या होगा? कार्य संपन्न नहीं। योग्यता भी है, इच्छा भी है, क्षमता नहीं है। योग्यता, मान लीजिए योग्य है कि हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं, इच्छा भी है, पर उसके लायक क्षमता नहीं है कि हम 12 घंटा, 14 घंटा, 8 घंटा या उससे कम या अधिक उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो तीनों ही दिशा परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि अगर एक की कमी आ जाएगी तब बेरोजगारी में क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं। भारत में बेरोजगारी का आंकलन NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा भारत में बेरोजगारी का आंकलन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत के संदर्भ, विश्व के संदर्भ में इसका आंकलन WLO वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व स्तर पर बेरोजगारी का आंकलन किया जाता है। WLO की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। WLO की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय, NSSO का मुख्यालय दिल्ली, इसका मुख्यालय जिनेवा है। इन्होंने अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न किया। 1969 में WLO को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोनों ही वार्षिक रिपोर्ट वगैरह जारी करता है बेरोजगारी से संबंधित चीजों में। अब आते हैं टाइप ऑफ बेरोजगारी। अध्ययन की सुविधा के लिए भारत में बेरोजगारी को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी। इसको अर्बन क्षेत्र, इसको रूरल क्षेत्र कहते हैं। 2 तरह की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में और 3 तरह की बेरोजगारी जो है वह शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। 2 तरह की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में, एक जिसको हम आप कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। यह 2 बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न होता है। शहरी क्षेत्र में जो है वह 3 वर्ग में विभाजित है। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी और तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी। यही कुल 5 तरह की बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। यहां से 2 सवाल, वहां से 1 सवाल बनता है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला था आपका ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी मतलब वैसी बेरोजगारी जो मौसम पर निर्भर करता है। मान लीजिए बेसिकली अपने यहां जो है बेसिकली दो प्रकार के फसल होते हैं, होते तीन हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं रबी, हम कहते हैं रबी फसल, और दूसरा होता है खरीफ फसल, तीसरा होता है जायद। जायद फसल से सवाल इसलिए नहीं बनता है कि जायद का मतलब मौसमी फल सब्जी जो है उसको जायद कहते हैं, जो महीने डेढ़ महीने में बनकर तैयार। तो इसीलिए हमने कहा था मुख्य रूप से दो, रबी और खरीफ फसल। तो रबी और खरीफ फसल की अगर बात करते हैं तो खरीफ फसल का मतलब होता है वह फसल जिसका बुआई, बुआई मतलब बोया जाना, बुआई जो है जून से जुलाई हो, और कटाई जो हो वो आपका नवंबर दिसंबर। रबी में बुआई होता है नवंबर दिसंबर कह सकते हैं, यह होता है नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। और कटाई जो है वो आपका होता है मार्च अप्रैल। अब यहां गौर से देखिएगा, रबी फसल खरीफ, रबी फसल जितना भी दाल और मोटा अनाज होता है, दलहन और तिलहन को रबी कहते हैं, गेहूं को रबी कहते हैं। और खरीफ में जिसमें खर पाया जाए जैसे धान मक्का वगैरह चला जाएगा उसको खरीफ फसल कहते हैं। तो यहां गौर से देखिएगा, यदि कोई एक किसान वर्ग है जून से जुलाई तो काम किया अपने खेत में, और फिर काम उसको कब मिलेगा, नवंबर से दिसंबर में, अर्थात जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 माह जो बीच का गैप है, क्या इस 3 माह में वह किसान के रूप में किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। रबी फसल में नवंबर दिसंबर में काम किया, यहां पर कौन बच जाएगा, जनवरी और फरवरी। 2 माह यहां भी किसान के रूप में कार्य नहीं किया। हाँ, अदर कोई काम करेगा तो अदर कोई काम करेगा तो किसान के रूप में नहीं करेगा, किसी अन्य क्षेत्र के, अगर वो मजदूर है तो मजदूर के रूप में करेगा, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के रूप में करेगा, तो किसान के रूप में कार्य नहीं किया। तो यही जो बीच में वो कार्य को संपन्न नहीं करता है उसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट था आपका, वो था छिपी हुई या प्रछन्न, प्रछन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। मान लीजिए किसी किसान के पास यह एक प्लॉट है,
अब मान लीजिए 1 साल पीछे चले जाते हैं। कोरोना काल में अधिकांश लोग अपने गांव में अपने परिवार के साथ जीवन व्यापन किए कि नहीं किए। मान लीजिए यही समय था, कह सकते हैं कि खरीफ फसल का समय था। अब इतने बड़े प्लॉट में उस समय 5 लोग मिलकर कार्य किया।